नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे मानव भूगोल का विषय क्षेत्र पार्ट 2। पिछली बार मानव भूगोल का विषय क्षेत्र पार्ट फर्स्ट में हमने देखा था कि मानव भूगोल में किन तथ्यों का अध्ययन किया जाता है। मानव भूगोल का जो विषय क्षेत्र है वो काफ़ी वास्ट है, काफ़ी विस्तृत है। उसमें हमने हंटिंगटन महोदय, ब्लास महोदय के अनुसार मानव भूगोल के तथ्यों का विभाजन देखा था। आज हम देखेंगे ब्रुन्स महोदय के अनुसार, विंसेंट महोदय के अनुसार मानव भूगोल के तथ्यों का विभाजन किस प्रकार किया गया है, मानव भूगोल में किन किन तथ्यों का अध्ययन किया जाता है। पहले हम देखेंगे ब्रुन्स महोदय के अनुसार मानव भूगोल के तथ्य, मानव भूगोल का विषय क्षेत्र। प्रसिद्ध भूगोलवेत्ता ब्रुन्स के अनुसार जिस प्रकार अर्थशास्त्र का संबंध कीमतों से, भूगर्भ शास्त्र का संबंध शैलों से, वनस्पति विज्ञान का संबंध पौधों से, इतिहास का संबंध समय से है, उसी प्रकार भूगोल का केंद्रीय बिंदु स्थान है जिसमें कहाँ और क्यों जैसे महत्वपूर्ण प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास किया जाता है। ब्रुन्स महोदय ने बताया कि जिस प्रकार अर्थशास्त्र विषय जो है वो कीमतों से संबंध रखता है, कीमतों का अध्ययन करता है। भूगर्भ शास्त्र है वो शैलों का यानी चट्टानों का अध्ययन करता है। वनस्पति विज्ञान पौधों का अध्ययन करता है। इतिहास समय का अध्ययन करता है। उसी पर भूगोल जो है उसकी जो केंद्रीय जो बिंदु जो है वो स्थान यानी स्थानों का अध्ययन करने वाला विज्ञान है, जिसमें ये देखा जाता है, इन प्रश्नों का उत्तर दिया जाता है कि कहाँ और क्या, कहाँ और क्यों, यानी कि न केवल वर्णन किया जाता है बल्कि जो कहाँ का मतलब तो ये होगा कि वर्णन, बल्कि उसकी व्याख्या भी की जाती है। यदि कोई वस्तु है या कोई परिघटना है कहाँ हो रही है तो प्लस वह क्यों हो रही है, यानी उसको एक्सप्लेन, उसकी व्याख्या करने का प्रयास भी किया जाता है। ब्रुन्स महोदय ने मानव भूगोल की तथ्यों का विभाजन दो आधारों पर किया है। पहला सभ्यता के विकास के आधार पर, दूसरा सांस्कृतिक तथ्यों के आधार पर। इन दो प्रमुख आधारों पर ब्रुन्स महोदय ने मानव भूगोल के तथ्यों को तीन प्रमुख 6 उपविभागों में विभाजित किया है। तो ब्रुन्स महोदय ने दो आधार लिए हैं, पहला सभ्यता के विकास के आधार पर, दूसरा सांस्कृतिक तथ्यों के आधार पर। सभ्यता के विकास के आधार पर कि किस प्रकार मनुष्य का प्रारंभिक जो मानव था उससे अब तक जो विकास हुआ है, यानी किस प्रकार सभ्यता का विकास हुआ उसके आधार पर। दूसरा सांस्कृतिक तथ्य। सांस्कृतिक तथ्य क्या होते हैं? जो कि मनुष्य द्वारा प्रकृति का यूज़ करते हुए निर्मित किए गए हैं। सांस्कृतिक तथ्यों के आधार पर वर्गीकरण, और इसके बाद इन तीनों को जो है इनको 3 भागों में बांटा गया और फिर उनके 6 उपविभाग और किए गए हैं। तो ब्रुन्स महोदय के अनुसार मानव भूगोल के तथ्यों का विभाजन किन आधारों पर किया गया है? पहला सभ्यता के विकास के आधार पे और दूसरा सांस्कृतिक तथ्यों के आधार पे। सबसे पहले हम बात करते हैं सभ्यता के विकास के आधार पर जो मानव भूगोल की जो विभिन्न तथ्य हैं उनकी बात हम करते हैं। सभ्यता के विकास के आधार की जब हम बात करते हैं तो पहला जो उन्होंने बताया है प्रमुख आवश्यकताएं, यानी मनुष्य की जो आधारभूत आवश्यकताएं हैं, जो उसकी प्राथमिक आवश्यकताएं हैं, जो प्रारंभिक समय में भी थी और उसके आज के समय में भी है। प्रमुख आवश्यकताएं मनुष्य क्या है? भोजन, वस्त्र, आश्रय। यानी भोजन, मनुष्य भोजन कहाँ से प्राप्त होता है? जैसे कृषि से है या मत्स्यन से प्राप्त हो रहा है। बात करें हम वस्त्रों की तो वस्त्र जो है प्रारंभिक समय में उसके किस प्रकार के वस्त्र थे, वर्तमान में वो वस्त्र उसे किस प्रकार प्राप्त होते हैं? उद्योगों से प्राप्त हो रहे हैं या फिर प्रकृति जो है प्राकृतिक रूप से वो किस प्रकार वस्त्रों का निर्माण कर रहा है। और आश्रय, मकान, प्रारंभिक समय मनुष्य जो है वो कहाँ रह रहा था? गुफाओं में रहता था। वर्तमान समय में क्या है, उसने अपने घर बना लिए हैं। घर भी कई प्रकार के होते हैं और घरों की निर्माण सामग्री भी भिन्न भिन्न होती हैं। तो ये है मनुष्य की प्रमुख आवश्यकताएं। दूसरा जो है वो भूमि का शोषण, यानी कि जैसे जैसे मनुष्य ने सभ्यता का विकास किया उसने भूमि का शोषण करना शुरू किया। भूमि का पहले उसने उपयोग जो है वो कम किया, धीरे धीरे क्या जनसंख्या बढ़ी,
तकनीकी विकास हुआ तो भूमि का शोषण वह करने लगा। भूमि का शोषण करते हुए उसने क्या क्या कार्य किया, जैसे पशुपालन है, पशुओं को पालतू बनाना शुरू किया उसने, और उसके लिए चारा जो फसलें भूमि में उगाने शुरू की। पशुपालन के बाद में से कृषि कार्य किया, विभिन्न फसलें उगाई, खाद्यान्न फसलें उगाता है, व्यापारिक फसलें वह उगाता है। तीसरा खनन, भूमि के भूगर्भ से वो खनिज प्राप्त करता है। और अगला है औद्योगिकरण, जैसे जैसे खनन क्रिया शुरू हुई तो उद्योग जो है ना, बहुत सारे खनिज जो है उनके बारे में पता चला, जो खनिज है उनका दोहन किया गया, और खनिजों के दोहन के फलस्वरूप जिस कोयले का दोहन किया गया है या लोहे का, तांबे का, तो इनके जैसे जैसे दोहन किया गया तो इन पे आधारित उद्योगों का विकास हुआ और औद्योगिकरण की जो प्रक्रिया थी वो स्टार्ट हुई। तीसरा जो उन्होंने बताया है आर्थिक एवं सामाजिक भूगोल। आर्थिक भूगोल तो वह है जो आर्थिक क्रियाओं से संबंधित है, और सामाजिक भूगोल वह है जो मनुष्य को समाज का प्रमुख अंग मानते हुए जो परिघटनाएं हैं उनका अध्ययन करता है। तो जब आर्थिक भूगोल की बात करते हैं सबसे पहले बात आती है उत्पादन की, कि वस्तुओं का जो उत्पादन हो रहा है, सेवाओं का उत्पादन हो रहा है, किस प्रकार हो रहा है। परिवहन की, जो उत्पादन के बाद में क्या है, उनको एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेके जाना है, मनुष्य है उसका भी आवागमन है वो परिवहन के द्वारा होता है। वस्तुओं का परिवहन है तो उनका अध्ययन किया जाता है। विनिमय यानी वस्तुओं का आदान प्रदान किया जाता है, तो उसके कहते हैं विनिमय। अगला सांस्कृतिक भूगोल, कि सांस्कृतिक भूगोल यानी मनुष्य की जो रीति है, रिवाज है, परंपराएं हैं, उसकी वेशभूषा है, खान पान है, जो कि स्थान के अनुसार परिवर्तित हो जाता है। समय के साथ तो परिवर्तित होता हुआ ही है निश्चित रूप से, लेकिन स्थान के अनुसार भी इनमें परिवर्तन पाए जाते हैं, इनमें क्षेत्रीय भिन्नताएं पाई जाती है। अगले जो बात करें श्रम विभाजन की, तो श्रम विभाजन पाया जाता है, कार्यों में जो है वो श्रम विभाजन पाया जाता है कि ये कार्य जो है वो कौन कौन से कार्य जो है वो किसी बस्ती में या किसी भी जो है नगर में किए जा रहे हैं, किस प्रकार उनका विभाजन किया गया है। ये हुआ आर्थिक एवं सामाजिक भूगोल। अगला है राजनीतिक एवं ऐतिहासिक भूगोल। राजनीतिक भूगोल भूगोल की वह शाखा है या मानव भूगोल की वह शाखा है जिसमें राजनीतिक घटनाओं का अध्ययन भूगोलिक जो परिप्रेक्ष्य में किया जाता है। जो ऐतिहासिक भूगोल वह है जो कि इतिहास जो घटनाएं हैं उनका अध्ययन भूगोल के संदर्भ में करता है, भूगोल के इतिहास का अध्ययन करता है। तो इसमें क्या अध्ययन करते हैं हम, सीमाएं, कि विभिन्न राज्यों के मध्य सीमाएं हैं, कृत्रिम है या प्राकृतिक है, वो किस प्रकार की है। राज्य क्षेत्र है, उनका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है। राज्यों के समूह है, विभिन्न प्रकार के संगठन है राज्यों के, उनका अध्ययन किया जाता है राजनीतिक भूगोल में। ऐतिहासिक भूगोल में विभिन्न ऐतिहासिक तथ्यों का अध्ययन किया जाता है। अगला जो विभाजन हम देखते हैं वह है सांस्कृतिक तथ्यों के आधार पर तथ्यों का विभाजन। मानव भूगोल का विषय क्षेत्र जो है किस आधार पे देख रहे हैं हम, सांस्कृतिक तथ्यों के आधार पर। सांस्कृतिक तथ्य यानी वे तथ्य जो मानव द्वारा निर्मित किए गए हैं। पहला जो उन्होंने बताया वह है मिट्टी का अनुपादक प्रयोग, जिसके दो उन्होंने बताए हैं, एक तो सड़क है और एक है मकान। इसके अंतर्गत हम देखते हैं कि मानव द्वारा निर्मित जो सड़कों का और मकान जो है ग्रह हैं उनका जो सम्मिलित किया जाता है। पृथ्वी के धरातल पर विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाले जो मनुष्य हैं, वहाँ जलवायु है, उनकी आर्थिक स्थिति है या निर्माण सामग्री, उनके आधार पे अलग अलग प्रकार के आवास स्थल बनाते हैं। जैसे हम देखते हैं कि पहाड़ों में जो आवास स्थल है वो अलग प्रकार के होंगे, और जहाँ पे पत्थर निकलता है वहाँ पे आवास स्थल पत्थर के होंगे, जहाँ पे मिट्टी ज़्यादा है वहाँ पे आवास स्थल जो है वो ईंटों से बने हुए होते हैं। इसी प्रकार हम सड़कों की बात करें तो सड़कों में कच्ची सड़कें हैं, पक्की सड़कें हैं, पगडंडियाँ हैं, राजमार्ग है, राज्य राजमार्ग है, इनको शामिल किया जाता है। दूसरा जो उन्होंने तथ्य बताया है वनस्पति एवं पशु जगत पर मानव की विजय, यानी किस प्रकार मनुष्य ने कृषि कार्य किया है और किस प्रकार पशुपालन किया है। तो इसमें हम देखते हैं ब्रुस महोदय ने कृषि और पशुपालन जो बताया है। कृषि के अंतर्गत हम बात करते हैं कि प्राचीन समय में जब मनुष्य जो है वो स्थायी नहीं रह रहा था तो वो स्थानांतरशील कृषि कर रहा था, और वर्तमान में वो आधुनिक मशीनीकृत जो कृषि हो गई है उनका अध्ययन किया जाता है। इसी प्रकार हम देखते हैं कि मानसून जलवायु प्रदेश है वहाँ पे गहन कृषि की जा रही है, या घास युक्त जो मैदान है वहाँ पे जो है फार्मों में अलग कृषि की जाती है। पर्वतीय पठारों जो भाग है वहाँ पे सीढ़ीदार कृषि की जाती है।
इसी प्रकार विभिन्न क्षेत्रों में मनुष्य अपनी आवश्यकता अनुसार पशुओं को पालते हैं। जैसे रेगिस्तानी भागों में ऊंट है, ध्रुवीय क्षेत्रों में रेंडियर है, कृषि क्षेत्रों में भैंस है, गाय है। तो पशुपालन भी मनुष्य अपनी आवश्यकता अनुसार करता है, क्योंकि पशुओं से उसे अतिरिक्त आय भी प्राप्त होती है, उसे दूध प्राप्त हो जाता है, मक्खन प्राप्त होता है, खाल भी उससे प्राप्त हो जाती है, अन्य जो है वो सुविधा उसे प्राप्त होती है। तो पशुओं को भी पालतू बनाए और पशुपालन किया। तीसरा जो है वो है भूमि का विनाशकारी उपयोग या कहें मानव के विध्वंसात्मक कार्य, जिसे कि आर्थिक लूट भी कहा जाता है। इस वर्ग के दो जो उन्होंने तथ्य बताए हैं, पहला बताया खनिजों का शोषण और दूसरा बताया पौधों तथा पशुओं का विनाश। मनुष्य ने अपनी आर्थिक जो क्रियाओं का संचालन किया तो भूमि का अंधाधुंध उसने प्रयोग किया। इसके लिए भूमि जो है वो काफ़ी जो है उसको विकृति आ गई, इसलिए इसको लुटेरी अर्थव्यवस्था या आर्थिक लूट भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत ब्रुन्स महोदय ने खनन कार्य को प्रमुखता के साथ शामिल किया, कि खनन कार्य मनुष्य क्या करता है, खनिजों को प्राप्त करने के लिए गहरी खदानें खोदता है और विभिन्न खनिजों का दोहन करता है। जैसे जैसे औद्योगिकरण बढ़ रहा है वैसे वैसे खनिजों की आवश्यकता भी बढ़ी है, और जैसे जैसे खनिजों आवश्यकता बढ़ी तो मनुष्य ने क्या किया, भूमि को खोद के गहरी खानों का निर्माण किया। तो भूमि उससे क्या हो गई, भूमि अनुपजाऊ हो गई, अनुपयोगी हो गई है। तो ये हमने देखा। इसी प्रकार पौधों तथा जंतुओं का विनाश यदि हम देखें तो मनुष्य जो है क्या करता है, पौधे जो है उनको विस्थापित कर देता है, वनों को काटता है अपने घरों के लिए या अपने किसी अन्य आर्थिक कार्य के लिए वनों को नष्ट कर रहा है। जंतुओं की हम बात करें तो शिकार करता है, तो शिकार के दौरान जो है वो जो है जंतुओं को मारता है तो उसकी वजह से कई जंतुओं की स्थिति ऐसी हो गई है कि वो जो विलुप्ति के कगार पे हैं। कई जो है ऐसे भी जीव हैं जो कि विलुप्त हो चुके हैं। तो इन्होंने सांस्कृतिक तथ्य और सभ्यता के विकास के आधार पर मानव भूगोल जो है उसके अध्ययन विषय क्षेत्र जो है अध्ययन क्षेत्र है उसको बताया है। अगला जो हम देखते हैं वो है विंसेंट महोदय के अनुसार मानव भूगोल का विषय क्षेत्र क्या है, यानी विंसेंट महोदय ने मानव भूगोल तथ्यों को किस प्रकार से समझाया है। विंसेंट महोदय ने मानव भूगोल के तथ्यों को 4 भागों में विभाजित किया है। पहला है मानवीय सभ्यता एवं विकास। इसके अंतर्गत हम देखते हैं कि मानव एवं प्राकृतिक वातावरण का संबंध या मानवीय सभ्यता, कृषि, मानव समाज, भाषा, धर्म आदि तथ्य का अध्ययन किया जाता है कि मानव किस प्रकार से प्राकृतिक वातावरण में रहता है, उसके प्राकृतिक वातावरण से संबंध किस प्रकार के हैं, प्लस किस प्रकार उसकी सभ्यता का विकास हुआ, कैसे उसने तकनीकी कृषि का विकास किया है, मानव समाज में धर्म है, भाषा है आदि का विकास किस प्रकार से हुआ है। दूसरा जो उन्होंने बताया है प्राकृतिक वातावरण से अनुकूलन, कि धरातल पर शीत, शीतोष्ण, उष्ण, मरुस्थलीय क्षेत्रों में मानव का समायोजन, कि मनुष्य जो है वो उसका प्रारंभिक समय से आज तक वो प्रकृति के साथ समायोजन कर रहा है, कभी वो अनुकूलित हो जाता है और कभी प्रकृति को रूपांतरित करता है। तो जो शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है या उष्ण क्षेत्र है, मरुस्थलीय क्षेत्र है या ध्रुवीय क्षेत्र है, वहाँ पे किस प्रकार मनुष्य रह रहा है, उसके घर किस प्रकार के हैं, किस प्रकार उसने अपना अनुकूलन किया है, उसका अध्ययन किया जाता है। विंसेंट महोदय ने तीसरा बताया मानव का तकनीकी विकास, कि मनुष्य का तकनीकी विकास, उसका औद्योगिक कार्य, व्यापारिक कार्य, निर्माण है, परिवहन की विभिन्न मार्ग, साधन आदि का अध्ययन इसमें किया जाता है। और चौथा जो है वो है मानव, यानी जो मानव जनसंख्या जो है उसकी विशेषताओं का अध्ययन किया जाता है, कि जनसंख्या वितरण किस प्रकार का है, घनत्व किस प्रकार का है, वृद्धि कहाँ जनसंख्या सघन है, कहाँ पर विरल है, अधिवास किस प्रकार के हैं आदि तथ्यों का अध्ययन किया जाता है। ये हमने देखा विंसेंट महोदय के अनुसार मानव भूगोल का विषय क्षेत्र। उपरोक्त जो अध्ययन हमने किया, जो हमने विभिन्न विद्वानों द्वारा जो विषय क्षेत्र का जो विभाजन किया गया है, तथ्य बताए गए हैं, उनके आधार पर हम कह सकते हैं कि मानव भूगोल मानवीय तत्वों का अध्ययन करता है, यानी कि मानव के जो तथ्य हैं उनसे संबंधित है। मानव तथा पर्यावरण के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन मानव भूगोल का केंद्र बिंदु है, कि मानव भूगोल जो है उसका केंद्र बिंदु क्या है, कि मनुष्य और उसका जो पर्यावरण, उनके मध्य पारस्परिक संबंध किस प्रकार वो समायोजित है। अर्थात मानव भूगोल में पर्यावरण से संबंधित मानव समाज के अध्ययन पर बल दिया जाता है।
एक सामान्यीकरण हम यदि करें तो हम देखते हैं कि मानव भूगोल के विशिष्ट क्षेत्र को निम्न तत्वों के रूप में हम समझ सकते हैं। पहला है किसी प्रदेश की जनसंख्या व उसकी क्षमता, यानी एक जो प्रदेश है वहाँ पे जो जनसंख्या पाई जा रही है उसके जो विभिन्न विशेषताएं, चाहे वो घनत्व है, चाहे वो वृद्धि है, चाहे स्वास्थ्य है, शिक्षा है, उनका अध्ययन किया जाता है। उसकी क्षमता की जब हम बात करते हैं तो क्षमता किससे जुड़ी हुई होती है? शिक्षा से जुड़ी हुई होती है, उसके स्वास्थ्य से जुड़ी होती है। तो किसी प्रदेश की जनसंख्या की विशेषताएं क्या है और उसमें साक्षरता है, स्वास्थ्य, इन सभी जितने भी तथ्य हैं वो किस प्रकार से हैं, इनका अध्ययन किया जाता है मानव भूगोल में। दूसरा हम बात करें प्रदेश के प्राकृतिक साधन। अब मनुष्य जो भी कार्य करता है, मानवीय जो तथ्य हैं, ये सांस्कृतिक तथ्य हैं, उनका निर्माण प्रकृति के माध्यम से ही या प्रकृति के सहयोग से करता है। तो किसी भी प्रदेश में प्राकृतिक संसाधन किस प्रकार के हैं, कौन कौन से पाए जा रहे हैं, उनका अध्ययन भी मानव भूगोल में किया जाता है। तीसरा प्राकृतिक वातावरण, की मनुष्य जिस वातावरण में रहता है उसका अध्ययन किया जाता है। वहाँ जो प्राकृतिक वातावरण की क्या विशेषताएं हैं, जलवायु किस प्रकार की है या धरातल किस प्रकार का है, ये सभी जो है प्रदेश जो है प्राकृतिक वातावरण में आते हैं। अगला है मानव वातावरण का समायोजन। मानव भूगोल का जो मुख्य जो केंद्र बिंदु जो है वो है कि मानव वातावरण का समायोजन किस प्रकार से है, मनुष्य किसी क्षेत्र में किस प्रकार से समायोजित है, किस प्रकार रह रहा है, किस प्रकार वो पर्यावरण के प्रति अनुकूलित हो गया है, उसने पर्यावरण के प्रति खुद को ढाल लिया है, या किस प्रकार उसने पर्यावरण को अपने अनुसार ढाल दिया है, कि मनुष्य का प्राकृतिकरण हो गया है या प्रकृति का मानवीकरण हुआ है। तो किस प्रकार वे समायोजित हैं उनका अध्ययन किया जाता है। अगला जो है वह स्थानिक संगठन, यानी कि मनुष्य और पर्यावरण की क्रियाओं के कारण एक क्षेत्र विशेष में एक जो है तंत्र विकसित होता है, एक जिसकी वजह से एक क्षेत्र दूसरी क्षेत्र से क्या होता है, अलग दिखाई देने लगता है, यानी कि उसे स्थानिक संगठन कहा जाता है। क्योंकि एक क्षेत्र से जैसे दूसरे क्षेत्र में जाते हैं वैसे ही विभिन्न जो आर्थिक क्रियाओं में, मानवीय क्रियाओं में भिन्नता पाई जाती है, जिसे एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र से अलग करती है। तो स्थानिक संगठन की वजह से ही जो क्षेत्रीय विभिन्नता का जो है वो दिखाई देती है, एक क्षेत्र दूसरे क्षेत्र से अलग दिखाई देता है। अगला है कालिक अनुक्रमण। कालिक अनुक्रमण का मतलब ये होता है कि समय के संदर्भ में जो विकास हुआ है, मानव का जो विकास है, हम समय के साथ साथ जो विकास की दशाएं हैं वो किस प्रकार से रही है। कि प्राचीन समय में जो मानव था तो वो इस प्रकार का नहीं था जैसा वो आज है। तो उसने समय के संदर्भ में, समय के साथ उसने विकास किया है। तो समय के साथ किस प्रकार मनुष्य ने विकास किया है, उसने तकनीकी विकास कर लिया है। तकनीकी विकास के कारण क्या हुआ है, उसने ना जो वातावरण है उसमें परिवर्तन किया है, उसके जीवन में सांस्कृतिक तथ्यों का निर्माण किया है, उसके जीवन में भी काफ़ी परिवर्तन आए हैं। तो इन सभी तथ्यों का अध्ययन जो है वो मानव भूगोल में किया जाता है। जैसे दिखाया गया पॉपुलेशन यानी कि जनसंख्या, उसकी क्षमता, नेचुरल एनवायरनमेंट यानी प्राकृतिक वातावरण किस प्रकार का है, नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ द रीजन यानी एक क्षेत्र विशेष में किस प्रकार के कौन कौन से प्राकृतिक संसाधन पाए जा रहे हैं, एडजस्टमेंट एंड रीजनल ऑर्गेनाइजेशन यानी कि किस प्रकार मनुष्य समायोजित है, उसके कारण किस प्रकार से एक स्थानिक संगठन जो है वो उभर के आता है। रिलेशन विद अदर रीजन्स यानी कि एक क्षेत्र का दूसरे क्षेत्र के साथ किस प्रकार से संबंध है। टेम्पोरल सक्सेशन यानी कि कालिक अनुक्रमण, यानी समय के साथ मनुष्य ने किस प्रकार से विकास किया है, विकास की दशाओं में किस प्रकार परिवर्तन आया है। तो आज हमने देखा मानव भूगोल के विषय क्षेत्र विभिन्न विद्वानों के अनुसार कि कौन कौन से तथ्य हैं जिनका अध्ययन मानव भूगोल में किया जाता है। यदि हम देखें तो मानव भूगोल में मुख्य रूप से मानव और प्रकृति किस प्रकार से समायोजित है, उनके समायोजन के फलस्वरूप किस प्रकार के दृश्य हैं या जो स्थानिक संगठन है वो उभर के आता है, इन सभी तथ्यों का अध्ययन मानव भूगोल में किया जाता है। धन्यवाद।